नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने मौर्य वंश महत्वपूर्ण यह एक चैप्टर है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि मौर्य वंश के शासकों ने जितने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था उतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किसी ने नहीं किया था। पुस्तक पढ़ेंगे आप तो उसमें मिलेगा कि मौर्यों ने इतने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, उसको मुगल भी नहीं कर सके। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी उतने बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं किया। भारत के परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी में यह आपको मिलेगा। उसी वंश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग इसके पहले मगध के उदय के बारे में पढ़े थे और जानकारी लिए थे कि किस प्रकार से मगध ने महाजनपद से बढ़कर के एक साम्राज्य के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। तो वहां पर हम लोग ने नंद वंश तक पढ़ा था। अब नंद वंश के आगे कहानी जो है हम लोग लेकर के बढ़ेंगे और यह चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है और बीपीएससी में 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से इसमें से डाल दिया जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मौर्य वंश के आज क्लास में। और हम लोग शुरू करते हैं मौर्य वंश का इतिहास, जो बिहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर हम लोग फोकस करेंगे और उसी का हम लोग यहाँ पर वर्णन भी करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है मौर्य वंश 321 से 185 ईसा पूर्व। यही कहानी हम लोगों को पढ़ना है। 185 ईसा पूर्व में जाकर के मौर्य वंश का अंत हो जाता है। नंद वंश में हम लोग पढ़े कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश को स्थापित किया। आप कोई भी पुस्तक उठाएंगे तो यह विवादित विषय है आज भी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, अर्थात मौर्य कौन थे, किस जाति के थे। और इस पर विद्वानों में, पुस्तकों में आज भी विवाद जो है वह बना हुआ है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस मौर्य वंश की स्थापना करता है वह मौर्य कौन थे, समझने का आप यहाँ प्रयास करेंगे। यह मुख्य परीक्षा में भी आपको साथ जो है वह देगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, आपको देखना है। मौर्य कौन थे, यह मौर्य कौन थे आज भी विवादित है। विवादित है यह। अब देखिए यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ में मैंने यहां पुराण लिया और पुराण के अनुसार मौर्य जो थे वह क्या थे, तो यह शूद्र थे। ब्राह्मण ग्रंथ में मौर्यों को शूद्र कहा गया। पुराणों में यह वर्णन किया गया है कि धनानंद की पत्नी मूरा का पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य। लिखा हुआ है मूरा, यहां देखिए मूरा, इसी का पुत्र बतलाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और विद्वानों का मानना है कि इसी मूरा शब्द से आगे चलकर मौर्य शब्द बन गया। यह शब्द जो है
वह बन गया। लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मूरा शब्द से यह मौर्य शब्द नहीं बन सकता है। किससे बन सकता है? तो मूर शब्द से। यह मूर शब्द से ही यह मौर्य शब्द बन सकता है, न कि मूरा शब्द से यह शब्द बनेगा। इसीलिए यह शूद्र वाला मत जो है यह अमान्य हो जाता है। अब दूसरा यहां पर आप देखेंगे जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो चरवाहा कहा गया। चरवाहा, गड़ेरिया, गड़ेरिया कहा गया, या मोर पालक का पुत्र। तो जैन ग्रंथ में चारवाहा या गड़ेरिया या मोर पालक का पुत्र जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। लेकिन यह भी प्रमाणित नहीं हो पाता है, तो यह भी अमान्य की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहां बौद्ध ग्रंथ की बात आएगी। बौद्ध ग्रंथ क्षत्रिय, बौद्ध ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। एक यह ग्रंथ और आता है मुद्रा राक्षस। इसमें ब्रिसल कहा गया। ब्रिसल विशाख दत्त की यह पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो पुस्तक लेखक भी पूछा जाता है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है, निम्न कुल। इसका मतलब हुआ निम्न कुल। प्रोफेसर रोमिला थापर की भी पुस्तक आती है मौर्य वंश पर, यहां लिख सकते हैं प्रोफेसर रोमिला थापर। इन्होंने वैश्य कहा है। अब इतना मत यहां से निकल करके आता है, तो साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे पहले आपको याद रखना है वह क्या होगा? वह यह होगा ब्रिसल। इसी को याद रखिएगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने इस पुस्तक की रचना किया था। सर्वमान्य मत एक आएगा अंतिम कि सबसे ज्यादा लोगों ने क्या कहा, तो यहां लिख रहे हैं सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत मौर्य कुल के क्षत्रिय, मौर्य कुल के मौर्य कुल के क्षत्रिय थे यह लोग, और इसको प्रमाणित किया गया है। मौर्य कुल के क्षत्रिय की बात को माना गया है कि मौर्य कुल के शासक जो हैं वह पिपली वन में
यहाँ पर पिपली वन में राज्य करते थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज थे। और यह पिपली वन जो है कुशीनगर, कुशीनगर से लेकर के लुम्बिनी, लुम्बिनी के बीच था। यह राज्य हो गया पिपली वन, और यह कुशीनगर और लुम्बिनी के बीच था। और यहीं पर मौर्य कुल के लोग जो है शासन करते थे, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज थे। लेकिन कालक्रम में यह वंश जो है, यह राज्य जो है नष्ट हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मां लेकर के उनको पाटलिपुत्रा आ गई। तो सर्वमान्य मत में यह है, और इसको प्रमाणित करने का प्रयास भी किया गया है। लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ पर नीचे मयूर का चित्र बनाया गया है। लौरिया नंदनगढ़ जो पश्चिमी चंपारण में है, और सांची के स्तूप पर भी मयूर का चित्र बनाया गया है, जो इन लोगों का राजकीय चिन्ह भी था, मौर्यों का राजकीय चिन्ह। तो मौर्य कुल के क्षत्रिय थे, और इसी मौर्य शब्द से आगे चल करके मौर्य शब्द बन गया, और इतिहास में यह वंश जो है मौर्य वंश के नाम से जाना गया। तो यही सर्वमान्य मत है, विवादित बात है, लेकिन यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास जो है वह किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वह ले सकते हैं, और इसमें याद रखिएगा ब्रिसल, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो पहले सबसे यही हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग मौर्य कौन थे यह हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत यहाँ पर करेंगे, क्योंकि वही जो थे इसके संस्थापक थे। मैंने यहाँ पर मिटा दिया साथियों, और मिटाने के बाद आपसे पूछ रहा हूं, मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया? मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा किया गया था? विशाख दत्त के द्वारा। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? तो ब्रिसल कहा गया। यह पहला पॉइंट आ रहा है मौर्य वंश में, जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। यह 321 हला दीजिए, 298, यही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का काल। तो चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत सारा चीज जानना है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से पुकारा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और इसकी प्रशासन हम लोग पूरे मौर्य प्रशासन के रूप में देखेंगे। पहले यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं, तो प्रारंभिक जीवन, दूसरा नामकरण, कई नामों से पुकारा गया है। तीसरा साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। इसी के पहले हम लोग चर्चा करेंगे। मौर्य प्रशासन जो है वह हम लोग साथियों अलग से पढ़ेंगे, पूरे मौर्य प्रशासन को मिला करके। अब यहाँ प्रारंभिक जीवन की अगर हम लोग बात करें, तो प्रारंभिक जीवन भी इनका विवादित है।
माना गया है कि अपनी मां के साथ यह उत्तर प्रदेश से पिपली वन से चल करके मगध आ गए थे, पाटलिपुत्र आ गए थे और बालक के रूप में थे। और इसी समय हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि तक्षशिला से चल करके चाणक्य जो है वह धनानंद के दरबार में आए थे। धनानंद ने उनको अपमानित किया और वह अपमान का घूंट पी करके वापस जा रहे थे तक्षशिला, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस नंद वंश का विनाश करूंगा। तो कहा गया है कि चाणक्य जब वापस लौट रहे थे उदास मन से, चूंकि उनको सहायता नहीं मिला, दूसरा उनका उपहास उड़ा दिया गया, इसलिए निराश थे, क्रोधित भी थे अंदर ही अंदर, और वापस जा रहे थे तब एक बालक पर उनकी नजर पड़ती है जो राजकीलम, नामक खेल खेल रहा था। राजकीलम, बचपन में हम लोग भी बहुत सारे खेल खेले होंगे, आप लोग भी खेले होंगे, उसी में से एक खेल है राजकीलम। स्वयं वह चंद्रगुप्त मौर्य जो था, बालक जो था, वह राजा बना हुआ था और अपने दोस्तों को प्रजा बना करके यह राजकीलम नामक खेल जो है वह खेल रहा था। चाणक्य जैसी पारखी नजर इस पर पड़ गई। अद्भुत बालक कि इतने कम उम्र में स्वयं राजा बन गया, इसकी विलक्षण बुद्धि है, नेतृत्व करने की इसमें क्षमता है, योग्यता से यह भरा पूरा है। तो नजर जब पड़ जाती है और उनकी पारखी नजर ने पहचान लिया कि यही वह बालक मेरा साथ देगा, और यही वह बालक आगे चल करके इसी बालक के सहायता से मैं इस नंद वंश का विनाश कर दूंगा। उस बालक को लेकर के तक्षशिला चले गए। तक्षशिला हम लोग नाम सुने हैं। तक्षशिला साथियों, इस तक्षशिला का स्थापना राजा तक्ष ने किया था इन्होंने, और इसी तक्षशिला में गंधार प्रदेश में है, यह पाकिस्तान के गंधार प्रदेश में तक्षशिला स्थित है। और इसी जगह तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, महाविहार है। तो यहीं के चाणक्य थे। चाणक्य, अगर चाणक्य की हम लोग चर्चा करें तो इनसे बहुत सारा प्रश्न बन जाता है। यह चाणक्य जो तक्षशिला के निवासी थे, इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त, बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त था। इन चाणक्य को विष्णुगुप्त के साथ साथ कौटिल्य भी कहते हैं, और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए और आगे चल करके तक्षशिला विश्वविद्यालय के यह प्राचार्य भी बने थे। और यही आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बलशाली शासक के गुरु भी बन गए, राजनीतिक गुरु। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिख दिया जिसका नाम हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, और यह पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीति है। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसकी विषय वस्तु जो है वह राजनीति है, प्रशासन से संबंधित है। इस पुस्तक की तुलना मेकियावेली की पुस्तक द
द प्रिंस के साथ किया जाता है। तो यह चाणक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है। वह चाणक्य जो निराश होकर के वापस जा रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य पर नजर पड़ गई और वह चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के कहाँ गए? तक्षशिला गए। तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक शिक्षा दीक्षा दिया जाने लगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। शिक्षा दीक्षा वह चाणक्य के सानिध्य में प्राप्त कर रहे थे। और जब बड़े होते हैं तो पर्वतीय राजा थे जिनका नाम था प्रवर्तक। इसी प्रवर्तक की सहायता से चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में यूनानियों को पराजित कर दिया। उनको भारत से बाहर खदेड़ दिया, भगा दिया, जिसमें साथ दिया था प्रवर्तक नामक राजा ने। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं? भारत का मुक्तिदाता। याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूनानियों की सत्ता से मुक्त कर दिया, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यह कुछ प्रमुख बात है प्रारंभिक जीवन से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पाते हैं कहानी के रूप में कि अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की तरफ बढ़ते हैं और पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस आक्रमण में उनको सफलता नहीं मिला, बल्कि पराजय का सामना करना पड़ा। एक तरह से आप कह सकते हैं निराश मन से वापस लौट रहे थे तो एक स्थान पर उन्होंने शिविर डाला था, ऐसे कहानी में लिखा हुआ है। और एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को खाना दी थी तो वह बीच में से खाने लगा। गर्म खाना था और बीच में से जब वो खाने का प्रयास किया, उठा करके मुंह में रखा तो हाथ भी जल गया और मुंह भी जल गया। उस बूढ़ी माँ ने उसको समझाया कि बीच में से खाओगे तो यही हाल होगा, किनारे से खाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो, किनारे से खाते खाते तब बीच में पहुंचो। यह बात जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुन लिया और उनके दिमाग में यह बात आया। तब उनको समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। मैंने तो सीधे सीधे राजधानी पर, सेंटर पर, केंद्र में आक्रमण कर दिया था। मुझे किनारे से बढ़ना चाहिए था। और फिर वापस लौटते हैं और सेना को संगठित करते हैं और फिर मगध पर आक्रमण करते हैं। उनके गुरु कौटिल्य साथ में थे। धनानंद की हत्या कर दी गई। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो गए और धनानंद की हत्या कर दी गई। नंद वंश को समाप्त कर दिया गया और एक नए वंश की स्थापना की गई, जिसको इतिहास में यही मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो यही है चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जीवन की बात। यह 298 बीसी तक शासन करते हैं और अपने पुत्र के लिए गद्दी का त्याग कर देते हैं और जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है साथियों, अगर जरूरत हो तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नामकरण से। नामकरण के बारे में परीक्षा में बार बार जो है वह पूछा जाता है। एक दो ही पॉइंट अगर आप वहाँ याद रखते हैं तो परीक्षा में आपसे कभी भी गलती नहीं होगा। अब यहाँ नामकरण है। नामकरण
चंद्रगुप्त मौर्य को कई नामों से संबोधित किया गया है। जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, कई लोग हैं यूनानी लोग और उसको कई नामों से संबोधित कर देते हैं। जैसे यहां पर जस्टिन का नाम आएगा। जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते हैं। सेंड्रोकोटस, प्लूटार्क, एंड्रोकोटस, या एंड्रोकोटस कह देते हैं। स्ट्रेबो, स्ट्रेबो जो है पॉलीब्रोथस कहते हैं। पॉलीब्रोथस। तो विभिन्न लोगों ने, विभिन्न विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से संबोधित कर दिया है। इसमें सबसे पहले क्या याद रखना है, यह किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा? तो जस्टिन ने कहा सेंड्रोकोटस। भाषा विज्ञान की बात है, चंद्रगुप्त शब्द और सेंड्रोकोटस शब्द जो है समीप दिखलाई पड़ता है भाषा विज्ञान के अनुसार, और उसी के आधार पर माना गया कि जस्टिन ने जिस सेंड्रोकोटस का उल्लेख किया है वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा, जो बीपीएससी ने पूछ भी दिया है कि सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सबसे पहले किसने किया? तो नाम है विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स भी इनको कहते हैं। सबसे पहले सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इसी विलियम जोन्स ने किया था। यह सेंड्रोकोटस जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य है। तो नामकरण से सबसे पहले 2 पॉइंट ही याद रखा जाता है। एक, सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो जस्टिन ने। और सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सबसे पहले किसने किया? विलियम जोन्स ने। तो नामकरण से यही महत्वपूर्ण जो है वह पॉइंट बन जाता है। मैं आशा करता हूं कि इसी समय आप लोगों को यह दोनों पॉइंट याद हो गया होगा। आसान है, 2 शब्द जो है वह याद हम लोगों को कर लेना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ साम्राज्य विस्तार, कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और मगध का क्षेत्र विस्तार का कार्य जो थोड़ा अधूरा रह गया था उसको पूरा कर देता है। इतना बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर देता है कि इसकी सीमा जो है ईरान की सीमा से जाकर के लग जाती है। उसी साम्राज्य विस्तार के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब यह साम्राज्य विस्तार मैं यहाँ ला रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। सबसे पहले अगर हम लोग पूरब की बात करें, पूर्व में
इसका साम्राज्य विस्तार बंगाल की खाड़ी तक। यहां तक माना गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पूरब में कम से कम बंगाल की खाड़ी तक था। कैसे था, इसको प्रमाणित किया गया कि कैसे था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में भयंकर अकाल पड़ गया था और अकाल से राहत दिलाने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। कल्याणकारी कार्य था कि इस विपदा में राहत का कार्य संपन्न किया जाए और इसका उल्लेख 2 अभिलेखों में किया गया है और वह अभिलेख है, आप यहां देखें, शाहगौरा। शाहगौरा दूसरा है महास्थान, यह गोरखपुर, और यह वर्तमान में बांग्लादेश, उस समय का बंगाल। इसी 2 अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राहत कार्य संपन्न कराने का उल्लेख किया गया है। तो यह जो स्तंभ लेख होते थे, अभिलेख होते थे, शिलालेख होते थे, अपने राज्य क्षेत्र में बनाया जाता था। यह साम्राज्य का भी निर्धारण करते थे। इसलिए विद्वानों का मानना है कि जो यह अभिलेख मिला है और इसमें उल्लेख किया गया है, तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र जो है उस समय का बंगाल और इस समय का बांग्लादेश इनके अधीन रहा होगा। प्रमाणित हो गया कि पूरब में बंगाल की खाड़ी तक इनका क्षेत्र था। पश्चिम में गुजरात, यहां तक गुजरात तक, इसलिए कि गुजरात में जो है वह सौराष्ट्र है और यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। कैसे था कि सौराष्ट्र के प्रांतपति थे पुष्यगुप्त, यह प्रांतपति थे पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको आदेश दिया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान देते हुए। तो सुदर्शन झील से अब परीक्षा में प्रश्न जो है अब शुरू हो गया। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो पुष्यगुप्त ने। उस समय प्रांतपति के पद पर यह आसीन थे। और तीसरा, सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो जूनागढ़, या गिरनार भी दे देगा। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी मिल जाता है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम में कम से कम गुजरात तक इनका राज्य क्षेत्र निश्चित रूप से विकसित था। अब दक्षिण भारत में चलिए। दक्षिण भारत, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में अपने धार्मिक गुरु, भद्रबाहु नाम था, अंतिम समय में धार्मिक गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक के श्रमण बेलगोला, या लिख रहे हैं श्रमण बेलगोला,
यहीं चले गए अंतिम समय में, और यहीं पर काया क्लेश, काया क्लेश का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। काया क्लेश का मतलब है शरीर को कष्ट देना। तो विद्वानों का क्या कहना है कि दक्षिण भारत में कम से कम कर्नाटक में है सरवन बेला बोला, तो कर्नाटक तक इनका राज्य जो है वह निश्चित रूप से था, इनके नियंत्रण में था। अब बात हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तर भारत की। पश्चिमोत्तर भारत ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा, जिस रास्ते से हमेशा विदेशियों का आक्रमण होते रहा है, उसी मार्ग से सबसे पहले ईरानी लोग आक्रमण किए थे भारत पर, डेरियस प्रथम के नेतृत्व में। उसी मार्ग से सिकंदर महान आक्रमण किया था, जो पहला यूनानी था, और फिर उसी का सेनापति भारत पर आक्रमण कर देता है। तो पश्चिमोत्तर भारत में अगर हम लोग देखें, पश्चिमोत्तर भारत, तो यहां पर अब सेलूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है। साथियों, यह है सेलूकस, निकेटर। युद्ध हुआ 305 बीसी से 304 बीसी। सेलूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। देखिए, उस मार्ग को अपना करके आक्रमण किया गया था। सिकंदर महान के साथ यह भी थे सेलूकस निकेटर, सब परिस्थिति से अवगत थे, सब कुछ जानते थे, और इसीलिए उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाया और आक्रमण कर भी दिया। लेकिन सेलूकस निकेटर की यह बहुत बड़ी भूल थी। भूल इसलिए थी कि सिकंदर महान की सेना उस समय नंद वंश की सेना से डर के वापस चली गई थी, जबकि उसके पास 2 लाख ही पैदल थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के पास 3 गुना सेना थी, 6 लाख। जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर के संपूर्ण भारत को जम्बू द्वीप कहता है, संपूर्ण जम्बू द्वीप को रौंद दिया, भारत को रौंद दिया। मतलब उसके पास 6 लाख कम से कम सेना तो निश्चित रूप से थे। और सेलूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध अभियान करते हैं, यह अभियान में पराजित हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ विजयी हो गए। पराजय तो होना था, क्योंकि आसान नहीं था। अब इस समय भारत में, मगध में जिसकी सत्ता थी, वह काफी शक्तिशाली व्यक्ति था, वह बहुत अधिक योग्य व्यक्ति था। उसके साथ विश्व के सबसे बड़े योग्य, आप कह सकते हैं सबसे बड़े योग्य कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक, चाणक्य जैसे राजनीतिक गुरु थे। वह तो विजयी होता ही, और विजयी हुआ। जब विजयी होता है तो संधि किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस निकेटर के बीच संधि हुआ। संधि शर्त के अनुसार, यहां देखिए, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और एक और क्षेत्र जो है, 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गया।
और जैसे ही यह 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ, एक हेरात है इसमें, 4 क्षेत्र, जैसे ही यह 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ, इनकी साम्राज्य की सीमा जो है वह मध्य एशिया, इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की सीमा मध्य एशिया, मध्य एशिया तक पहुंच गया, ईरान की सीमा से जाकर के मिल गया। इसी आधार पर विद्वानों ने यह कहा है कि सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण मौर्य वंश के शासकों ने किया था। इनकी साम्राज्य की सीमा हिंदू कुश पर्वत को भी पार कर जाती है। यह इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव था। यह भारत के इतिहास में परिवर्तनीय बिंदु था प्राचीन काल के संदर्भ में, क्योंकि अभी तक विदेशी लोग भारत में प्रवेश करके और भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन यह पहला शासक हुआ जो भारत से बाहर निकलता है और विदेशी धरती को जीत करके अपने साम्राज्य के अंतर्गत जो है वह शामिल कर लेता है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का साम्राज्य निर्माता भी कहा गया है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत का मुक्तिदाता किसको कहा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को, और भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसको कहा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। यह केवल 4 क्षेत्र से ही संतुष्ट नहीं हुआ, 4 क्षेत्र के साथ साथ सेलूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। विश्व के इतिहास में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था साथी। विश्व के इतिहास में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था जो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी जुड़ा वह यह था कि सेलूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज का फिर नाम आया, अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और इसी मेगास्थनीज ने कौन ग्रंथ लिख दिया जो आप लोग जानते हैं, इंडिका। इसने जो कुछ भी देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और भारत के संदर्भ में जो कुछ भी देखा, इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कर दिया। और इस इंडिका से बार बार परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। यह पूछ दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, किसने इसको भेजा था, तो किसने भेजा, सेलूकस निकेटर ने भेजा था। बीपीएससी की परीक्षा में यह पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखिएगा। इंडिका के लेखक कौन है, बीपीएससी में पूछ दिया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बीपीएससी में पूछा गया है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, बीपीएससी में पूछा गया है। किसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा, मेगास्थनीज ने, और इसका वर्णन इंडिका में है, यह भी पूछा गया है। इसके पिछले बार जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया है कि मौर्य नगर प्रशासन का विशद विवेचन किस ग्रंथ में है, तो इंडिका नामक ग्रंथ में है। और मेगास्थनीज ने इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। तो इस रूप में आपको यहाँ पर तैयारी करना है। अब यह संधि हुआ, इतना चीज जो है सेलूकस की तरफ से दिया गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी, यह गज सेना 500 हाथी जो है सेलूकस निकेटर को प्रदान किया।
और यही 65वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। कहने का मतलब है मेगास्थनी से संबंधित या सेल्यूकस निकेटर को मिला करके इससे संबंधित 1-2 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो ये तो आसान है कि अगर मेगास्थनी या इंडिका से 2 प्रश्न अगर पूछ दिया जाए और 5-6 प्रश्न ही यहाँ बनता है तो इससे आसान और क्या होगा। तो यही जो है यह युद्ध था और इसी आधार पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका साम्राज्य का विस्तार यहाँ होता है। जैसे ही यह साम्राज्य का विस्तार हुआ, प्रसिद्ध विद्वान स्मिथ ने हिंदू कुश पर्वत को वैज्ञानिक सीमा के रूप में निर्धारित कर दिया। परीक्षा में पूछे किसने हिंदू कुश पर्वत को वैज्ञानिक सीमा के रूप में निर्धारण किया है, तो स्मिथ महोदय ने यह निर्धारण जो है वह किया है। अब आप स्पष्ट हो गया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों मुक्तिदाता कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। हम लोग जैन धर्म पढ़े थे तो वहां पर भी चर्चा किए थे, अभी भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि 2 तरह से गुरु के बारे में पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु कौन था? तब कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे, कौटिल्य नहीं थे, भद्रबाहु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु जो थे वह कौटिल्य थे। भद्रबाहु के समझाने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और अपने गुरु के साथ यही शरमन बेलगोला चला गया और यही काया क्लेश का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसको जैन ग्रंथ में कहते हैं सल्लेखना। सल्लेखना एक शब्द है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु को काया क्लेश का पालन करते हुए जिसको कहा गया है सल्लेखना। अब उस क्षेत्र का वर्तमान नाम जो है वहीं पर एक बस्ती बसाया गया जिसको चंद्रगुप्त बस्ती के नाम से जाना गया है और उस पहाड़ी का नाम, उस क्षेत्र का नाम चंद्रगिरी पहाड़ी कर दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के सम्मान में। देखिए स्वयं गद्दी का त्याग कर दिया। अगर चाहते तो और अधिक दिनों तक गद्दी जो है वह चलाते रहते, और अधिक दिनों तक वह शासक बन सकते थे, लेकिन अपने पुत्र बिंदुसार के लिए उन्होंने गद्दी का जो है वह त्याग कर दिया था। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो है वह महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद जो आएगा वह हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इससे आपको कोई तथ्य अगर आप भूल गए तो इससे जो है निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि परीक्षा की तैयारी करने के लिए जब आप निकल पड़े हैं, रास्ता जो है आगे बढ़ा दिए हैं, तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। पीछे हटने का सवाल इसलिए नहीं है कि अगर आपके परिवार के मम्मी पापा जो हैं, भैया हैं, या जो भी आपको पढ़ने के लिए बाहर रखे हुए हैं या घर पर भी हैं और खर्च दे रहा है, आपको सपोर्ट आपको कर रहा है, तो कभी भी पीछे नहीं हटना है। क्योंकि इस समाज में पीछे ले जाने वाले लोग जो हैं वह बहुत हैं, बहुत मिलेंगे आपको। आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं या पहचानते नहीं होंगे। आपसे वह जलन भाव रखते होंगे कि यह डीएसपी बन जाएगा, यह एसडीएम बन जाएगा, बीडीओ बन जाएगा, और हम पढ़ते नहीं हैं, तो क्यों नहीं इसको रास्ते से भटकाने का कार्य किया जाए। रास्ता से भटकना नहीं है, उस नकारात्मक सोच वाले के तरफ जो रास्ता जाती है उस रास्ता को ही बदल देना है।
और जो सही मार्ग पर ले जाती है, जैसे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग, जो सही मार्ग पर आपको ले जाती है, उस रास्ता को पकड़ना है। और उसी रास्ते पर एकदम मध्यम मार्ग को अपना करके, भगवान बुद्ध का मार्ग को अपना करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। और वह लक्ष्य दूर नहीं है, अगर आप सच्चे मन से तैयारी करेंगे तो वह लक्ष्य तो मिलेगा ही। आप बीपीएससी का देखिए, पहले जो है बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों को बीपीएससी होता था, मैंने परसेंटेज में 80% वहीं रहते थे, 90% वहीं रहते थे। लेकिन अब परिणाम जो है वह दूसरा हो गया है, जब सिलेबस चेंज किया गया है। पहले दो दो ऑप्शनल पेपर, दो दो ऑप्शनल विषय होता था जिसके 4 पेपर होते थे, और 2 पेपर जीएस, 6 पेपर का परीक्षा देना होता था। हिंदी तो सबको देना ही है, लेकिन अब क्या किया गया कि जीएस तो 2 पेपर रहने दिया गया है, लेकिन ऑप्शनल पेपर जो है, वैकल्पिक विषय जो है, अब एक ही पेपर कर दिया गया, 3 पेपर हटा दिया गया, बोझ कम किया गया, पढ़ने का बोझ। तो अब क्या हो रहा है कि अब कम आयु के विद्यार्थी जो है ज्यादा प्रतिशत में पास कर रहे हैं, और वह बदलते परिवेश में अपने आप को भी बदल रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का जो पहले स्टाइल था, जो पैटर्न था, अब चेंज हो रहा है, और उसी के अनुसार आज के जो विद्यार्थी हैं अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे यह ऑनलाइन की पढ़ाई एक चेंजिंग का जीता जागता जो है वह उदाहरण है। बहुत सारे लोग इसके माध्यम से भी पढ़ के, यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ के, इंटरनेट का सहारा लेकर के परीक्षा में पास कर जा रहे हैं। तो आपको तो यह बतलाया जा रहा है विधिवत रूप में, तो क्यों नहीं आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। मैंने कहा था इसके पहले वाले वीडियो में कि मैं 4-5 प्रश्न पूछूंगा जो मैंने पहले पढ़ा दिया था, तो उसकी बारी अब आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब इसको मिटा करके मैं आपसे 4-5 प्रश्न पूछूंगा। मौर्य वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले का जो चैप्टर था वह था मगध का उदय। तो वहीं से मैं आप लोगों से 4-5 प्रश्न पूछता हूँ। जल्दी जल्दी जो है आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लाइक तो आप पहले ही कर दीजिए, शेयर करना भी नहीं भूलिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जाता, इसमें कुछ भी नहीं जाता, और हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो हक बनता है कहने का आपसे, क्योंकि एक लगाव हो जाता है। आप वीडियो को देख रहे हैं, भले हम लोग आमने सामने नहीं है, लेकिन एक लगाव हो जाता है, एक अटूट बंधन जिसको देखा नहीं जा सकता वह हो जाता है। और हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों से कुछ अगर हेल्प हो जा रहा है और वह सफल हो जाते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा खुशी होती है। तो लाइक कीजिए और यहाँ प्रश्न का जवाब दीजिए। मगध का उदय हम लोग पढ़े थे, तो 4-5 प्रश्न है यहाँ, और उसी का जवाब आपको देना है। पहला, एकराट की उपाधि। आपको बतलाना है कि एकराट की उपाधि किसने धारण किया था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बतलाइए, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा, किसने वैशाली को राजधानी बनाया।
तीसरा, सिकंदर का समकालीन कौन था? सिकंदर का समकालीन शासक का नाम आपको बतलाना है। चौथा, रथमुसा, और महाशिलाकंटक। का प्रयोग किस राज्य के विरुद्ध? चलिए आसान क्वेश्चन है, बता देना है। पांचवा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो यह कुछ क्वेश्चन है और इसी का आपको जवाब जो है हम लोगों को इसमें से दे देना है। एक और यहाँ शामिल कर देते हैं, चूंकि सब शासकों से हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों का जवाब आ गया होगा। एक राट की उपाधि महापदम नंद, महापदम नंद एक राट की उपाधि। किसने वैशाली को राजधानी बनाया? किसने बनाया? शिशु नाग ने। सिकंदर का समकालीन शासक कौन था भारत में? धनानंद। रथमुसाल महाशिलाकंटक का प्रयोग किस राज्य के विरुद्ध अजातशत्रु ने किया था? वैशाली में। वैशाली विकल्प में नहीं रहेगा तो रहेगा लिच्छवी, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? ये तो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में ना, मैंने विस्तार पूर्वक बताया भी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन। उदयन ने। और पाटलिपुत्र को सबसे पहले इसी ने राजधानी भी बनाया था। द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुआ था? तो कालाशोक। कालाशोक। यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं इसको इसलिए ला रहा हूं कि आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए याद नहीं हुआ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपका यह मेहनत जो है वह सफल हो जाएगा, मेरा मेहनत जो है वह सफल हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रख करके आप तैयारी कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के अंतर्गत बिंदुसार के बारे में और महान शासक अशोक के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और फिर अगले वीडियो जो आप देखेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो है वह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तैयार हैं, हम साथ हैं। और पूरा सिलेबस जो है आप यहाँ देख रहे हैं बिहार के इतिहास का, वह पूरा कराया जाएगा आपको। उसके बाद इतिहास का शुरू होगा। मैं इतिहास ऑप्शनल पेपर का भी यहाँ पर शुरू करूँगा।
मुख्य परीक्षा का भी मैं क्लास लूँगा, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का, लेकिन वो धीरे धीरे क्रमानुसार होगा। पहले यह आपको बढ़िया से तैयारी जो है पीटी का कर लेना है, और मुख्य परीक्षा की भी हम लोग क्लास जो है वह लेंगे, और उसमें भी आपको इससे भी बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। इसलिए कि यहाँ तो आप याद कर लिए, वहाँ लिखना है, यहाँ रंगना है, तो किस शैली को अपनाया जाए, किस शैली में आंसर दिया जाए, शुरुआत कैसे किया जाए, बीच में क्या डाला जाए, और अंत में निष्कर्ष में क्या दिया जाए, यह सब चीज़ आपको यहाँ तोड़ तोड़ करके एक एक करके अलग अलग करके बतलाया जाएगा कि आप वीडियो देखने के साथ ही वह आपके दिमाग में आ जाए, सेट कर जाए, और आप परीक्षा में बिल्कुल ही नॉर्मल होकर के जाएं, सामान्य होकर के जाएं, और लिख करके सामान्य से ऊपर असामान्य अंक जो है वह प्राप्त कर लें। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, देखिए पसीना भी आ रहा है, तो लाइक करना है, शेयर करना है साथियों, सब्सक्राइब भी कीजिए। अनअकैडमी जैसे संस्थान के द्वारा आप पढ़ रहे हैं, आपको मिल रहा है, इतनी बड़ी संस्थान है, और अभी वह फ्री में आपको पढ़ाई दे रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।